नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम शिशुअवस्था में शिक्षा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही शिशुअवस्था में शारीरिक विकास वाला टॉपिक भी हम आज पढ़ेंगे और ये रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले 8 लेक्चर्स टोटल अपलोड हो चुके हैं रिट साइकोलॉजी के, जो आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाला जो भाग है, इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और यूनिट फर्स्ट का पार्ट 8 है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि यूनिट वाइज तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पर, और ये यूनिट 1 का पार्ट 8 है। ठीक है, इससे पहले हमने 7 पार्ट टोटल इसके पढ़ लिए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल में जो रिट साइकोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें हमने एक 50 क्वेश्चंस की क्विज स्टार्ट कर रखी है, 50 प्रश्नों की, और 3 प्रश्न इस क्विज में पूछे जा चुके हैं पहले की वीडियो में। आज पूछेंगे चौथा नंबर का प्रश्न है आज क्विज का। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? आपको क्या बताना है? क्वेश्चन सुन लीजिए, दोबारा से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? आपको बताना है। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए है श्रवणवादिता, ऑप्शन ए है श्रवणवादिता, ऑप्शन बी है शेषव स्वलीनता, ऑप्शन बी है शेषव स्वलीनता, और ऑप्शन सी है शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है शैक्षिक पिछड़ापन, और ऑप्शन डी है अधिगम अक्षमता। ठीक है, ऑप्शन डी है अधिगम अक्षमता। तो इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर बिल्कुल ठीक है, और वो आंसर कौन सा है वो मुझे आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट में लिख के बताना है कि कौन सा आंसर सही है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शिशुअवस्था में शिक्षा का स्वरूप वाला टॉपिक पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए, शिशुअवस्था में जो शिक्षा का आयोजन है वो किस प्रकार से किया जाना चाहिए, किस तरीके की फैसिलिटीज़ बच्चे को देनी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट है उचित वातावरण। उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चे को। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। कोई भी शिशु हो वो अपने विकास के लिए कैसा वातावरण चाहेगा? शांत और स्वस्थ और सुरक्षित, जहाँ पर उसको सिक्योरिटी फील हो, है ना, वैसा वातावरण उसको एनवायरनमेंट चाहिए। घर और विद्यालय में इसे इस प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब घर में भी और विद्यालय में भी, दोनों जगह उसको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। पहला पॉइंट है उचित वातावरण। दूसरा है उचित व्यवहार, प्रॉपर बिहेवियर एक बच्चे को मिलना चाहिए। शिशु अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा कि वो खुद से काम नहीं कर सकता, वो दूसरों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है। उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बच्चा कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो उससे उसका लाभ उठाएं, चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो। और उसे डांटना या पीटना भी नहीं चाहिए। देखिए बच्चे के लिए क्या बताया गया है कि उसे डांटना भी नहीं चाहिए और पीटना भी नहीं चाहिए, और ना ही उसे भय और क्रोध दिखाना चाहिए जैसा कि आजकल दिखाया जाता है ना। तो इसके विपरीत उसके प्रति क्या होना चाहिए? सदैव प्रेम और शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। तो उचित व्यवहार बच्चे के साथ होना चाहिए। उस उचित व्यवहार में क्या क्या व्यवहार है देख लीजिए। उसके प्रति प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, उचित व्यवहार होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है जिज्ञासा की संतुष्टि। देखिए जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है ना, बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है उसको हर चीज़ के पूछने की। तो देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो और क्रो क्या कह रहे हैं? क्रो व क्रो के अनुसार ये कहते हैं, शिशु शीघ्र ही अपने आसपास की वस्तुओं के संबंध में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लगता है। शिशु शीघ्र ही मतलब जल्दी ही अपने आसपास की जो भी उसकी वस्तुएं होती हैं उनमें अपनी जिज्ञासा व्यक्त करने लग जाता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा कोई भी चीज़ जब पकड़ता है, पूछता है ये क्या है, किस चीज़ की बनी है, ये क्यों बनी है। कई चीज़ें ऐसे ऐसे सवाल होते हैं ना कि उसके आंसर हम
कई बार तो दे ही नहीं पाते हैं। तो इतनी क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, इतनी जिज्ञासा होती है, और उन जिज्ञासा की संतुष्टि करना भी बहुत ज़रूरी है। और वो अनेक जो विषय होते हैं उनमें अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर क्या करता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। तो उसके माता पिता और शिक्षक को उसके प्रश्नों के उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब उसके जो भी जिज्ञासा है, जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी वो प्रश्न पूछ रहा है, उसका उसे आंसर मिलना चाहिए। ठीक है। 4th नंबर पे है वास्तविकता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ रियलिटी। वास्तविकता का ज्ञान, शिशु जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, ये शिशु जो होते हैं कल्पना के जगत में विचरण करते हैं। मतलब इमेजिनेशन इनका बहुत ही खतरनाक होता है, इतने इमेजिनेशन रखते हैं और उसी को वास्तविक संसार समझते हैं। जो इमेजिनेशन कर लेते हैं ना, ये अपनी जो भी इमेजिनेशन से ये बना लेते हैं एनवायरनमेंट वहाँ का, उसी को समझते हैं ये ही वास्तविक है। क्या समझते हैं? उसी को वास्तविक समझते हैं। और ऐसे विषयों की शिक्षा उसे दी जानी चाहिए बच्चों को जो उसे वास्तविकता के निकट ले जाए। मतलब बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान कराना भी बहुत जरूरी है। और मॉन्टेसरी जो पद्धति है ना, उसमें परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। आपने सुना होगा मॉन्टेसरी पद्धति के बारे में। तो देखिए इस पद्धति में भी जो परियों की कहानी है ना, उनको नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि जो ये कहानियाँ होती है ना, ये बच्चों को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। तो ऐसी परियों की कहानी और ये इस तरीके का बच्चों को नहीं बताया जाता। तो बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों को जो शिशु होते हैं उनको वास्तविकता का ज्ञान कराना चाहिए। फिर इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है आत्मनिर्भरता का विकास। तो देखिए जो बच्चे होते हैं ना, आत्मनिर्भरता से क्या होता है कि शिशु को स्वस्थ स्वयं सीखने का, काम करने और विकास करने की प्रेरणा मिलती है। तो आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस, इसका विकास करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से क्या होगा, शिशु क्या करेगा, बच्चा खुद ही सीखेगा, खुद काम करेगा और विकास करने की उसको ये प्रेरणा उसको मिलनी चाहिए बड़ों के द्वारा। और उसको स्वतंत्रता प्रदान करके आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं ये काम तू नहीं कर सकता। कई करते हैं ना पेरेंट्स या बड़े, अरे रहने दे ये काम हम कर लेंगे, तुझसे नहीं होगा, बच्चों को करते हैं इस तरीके से। तो बच्चों को क्या करना है, सेल्फ डिपेंडेंस होने देना है। उनको खुद से करने का स्वतंत्रता उन्हें प्रदान करनी है, खुद से उन्हें काम करने की छूट मिलनी चाहिए, तभी तो वो आत्मनिर्भर बनेंगे। 6ठा पॉइंट है निहित गुणों का विकास। तो देखिए शिशु में अनेक जो गुण होते हैं वो निहित होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, है ना, वो बच्चों में होते हैं और उसे इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उसमें इन गुणों का विकास हो। मतलब गुण तो हैं बहुत सारे उसके अंदर, लेकिन उसे शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिए कि ये जो गुण हैं इनका विकास हो। ठीक है। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिशु शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है। आजकल देखिए बिल्कुल हो गई है ना, जो शिक्षा केंद्रित है वो किस पे केंद्रित है, बालक पर केंद्रित है। बालक केंद्रित शिक्षा है, बिल्कुल बालक को ध्यान में रख के, बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है। तो निहित गुणों का उसका विकास होना चाहिए, जो भी उसमें गुण निहित हैं उनका विकास होना चाहिए बच्चे का। 7वां पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास, जो डेवलपमेंट ऑफ सोशेबिलिटी। तो जो सामाजिक भावना है इसका विकास भी बच्चे में होना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ क्या करता है, मिलना जुलना खेलना पसंद करता है ना। जो शैशवावस्था का अंतिम भाग आता है ना, उसमें क्या करता है बच्चा, दूसरों के साथ खेलना पसंद करता है ना। और इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे ये अवसर दिए जाने चाहिए। फिर देखिए 8वां पॉइंट है आत्म प्रदर्शन का अवसर। आत्म प्रदर्शन का अवसर, तो शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। जो शिशु होता है, बच्चा होता है, उसमें आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। तो उसे आत्म प्रदर्शन का अवसर भी मिलना चाहिए। 9वां पॉइंट है मानसिक क्रियाओं का अवसर। मानसिक क्रियाओं का अवसर, तो देखिए जो शिशु होते हैं, शिशु में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, बहुत तेज होती है उनकी जो मानसिक क्रिया होती है ना,
बच्चों में बहुत तेज होती है और उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको खुद से कुछ करने ही नहीं दिया जाए, नहीं, उनकी जो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, जैसे वो पूछते हैं ना, तो उनको क्वेश्चन पूछने के बाद उनको मानसिक क्रिया के लिए कुछ कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब उसको मेंटल एक्टिविटीज़ कुछ दी भी जानी चाहिए, है ना, तभी तो उनका मानसिक क्रिया का विकास होगा। वैसे उनमें होता है, क्योंकि उनमें मानसिक क्रिया तीव्र होती है ना, तो ये उनको मिलना चाहिए इसका अवसर। 10वां पॉइंट है अच्छी आदतों का निर्माण। तो देखिए ड्राइडेन क्या कहते हैं, ड्राइडेन कहते हैं कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती हैं। क्या कहते हैं ड्राइडेन, कि पहले हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और फिर हमारी आदतें हमारा निर्माण करती है। शिशु के माता पिता और शिक्षक को इस जो ये वाक्य है इसको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। क्यों ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अच्छी आदतें होंगी तो हमारा जो निर्माण होगा वो भी कैसा होगा, अच्छा होगा, हम अच्छे बनेंगे। तो अच्छी आदतें यानी गुड हैबिट्स होना बहुत ही जरूरी है और उन्हें उसमें सत्य बोलने, जैसे कि अच्छी आदतें क्या क्या, जैसे कि सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना, समय पर काम करना, है ना, इसी प्रकार की जो अन्य अच्छी आदतें, इनका निर्माण करना चाहिए एक बच्चों में। फिर देखिए 11वां पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं बच्चे की, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं। शिशु का जो व्यवहार होता है ना, उसका आधार क्या होंगी, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो होती हैं और उनका दमन ना करके सभी संभव विधियों से उसको क्या दिया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से क्या होता है, शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है, शिशु की जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसीलिए शिशु को जो मूल प्रवृत्ति होती हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 12वां पॉइंट है क्रिया द्वारा शिक्षा। बालक जो होता है कुछ प्रवृत्तियों के साथ जन्म लेता है, कुछ प्रवृत्तियां पहले से होती है ना, बालक के जन्म के साथ ही होती हैं और जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं और उसे उनके अनुसार कार्य करके शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो देखिए क्रिया द्वारा शिक्षा, बच्चा जब खुद काम करेगा तो वो खुद सीखेगा, तो उसको खुद से क्रिया, खुद से एक्टिविटी करने दीजिए, वो खुद करेगा और खुद शिक्षा प्राप्त करेगा, है ना। तो उस क्या होना चाहिए, उनको उनके अनुसार स्वतंत्रता देनी चाहिए कि खुद के अकॉर्डिंग वो थोड़ा बहुत काम तो कर सके। फिर देखिए नेक्स्ट है खेल द्वारा शिक्षा। कैसे, लर्निंग बाय प्ले, मतलब खेल ही खेल में उसको शिक्षा देना। एक तो हो गया एक्टिविटी, ये तो आजकल है ही, एक्टिविटी बेस ही आजकल शिक्षा होती है ना। और एक होती है खेल द्वारा, खेल खेल में बच्चों को मतलब खिला भी दिया जाता है और एजुकेशन भी दे दी जाती है, उन्हें सिखा भी दिया जाता है। तो शिशु को खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और आजकल दी भी जाती है। इसका कारण बताते हुए स्ट्रेंग क्या कहते हैं, शिशु अपने और अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल द्वारा सीखता है। जो खेलता है ना, तो खेल ही खेल में अधिकांश बातें, ज़्यादातर बातें वो सीख लेता है। तो खेल द्वारा उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। और देखिए 14 नंबर पे चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा। चित्र मतलब पिक्चर और कहानी मतलब स्टोरी। तो मतलब चित्रों के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से और स्टोरी के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिशु की जो शिक्षा है ना, उसमें कहानियाँ और सचित्र पुस्तक का विशिष्ट स्थान होता है। आपने देखा होगा कि जो एक बच्चा होता है ना, एक आप उसको नॉर्मल बुक दे दीजिए, जैसे अपनी बुक दे दो आप उसको पढ़ने के लिए, जिसमें केवल कंटेंट ही कंटेंट लिखा हो, इतना उसको अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, वो उसको देखेगा तक नहीं। और एक आप उसको बुक दे दो जिसमें थोड़ा बहुत कुछ लिखा भी हो और बहुत सारी पिक्चर्स भी बनी हो, तो वो उसको आराम से देखेगा और कुछ सीखेगा, और अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव होंगी तो बहुत ही अच्छे से देखेगा और उनसे कुछ सीखेगा। तो बच्चों को क्या होता है, जो चित्र और कहानी वाली जो बुक्स होती है ना, वो बहुत पसंद होती है ना। इसके कारण पर प्रकाश डालते हुए क्रो क्या लिखते हैं, क्यों पसंद होती है, तो क्रो क्या कहते हैं कि 5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना
पसंद करता है। जो 5 वर्ष तक का बच्चा होता है ना, जिसकी आयु 5 वर्ष तक की होती है, तो वो बच्चा क्या करता है, कहानी जो होती है ना, कहानी सुनते समय तो उससे संबंधित जो भी चित्र होते हैं ना, उससे रिलेटेड उनको देखना पसंद करता है। और 5 साल का क्या, 5 साल से बड़ा व्यक्ति भी आपने देखना कि जो इतनी अट्रैक्टिव लगती है, अगर हम चित्र के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, जो उसमें उसकी पिक्चर भी हो और थ्योरी भी हो, तो बहुत अलग ही मज़ा आता है उसका पढ़ने का। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर पे विभिन्न अंगों की शिक्षा। तो देखिए जो शिशु होता है, शिशु को ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है, शिशु है, तो उसको इन चीज़ के बारे में नहीं बताया जाए, नहीं बताना चाहिए उसे। ज्ञानेंद्रियों के बारे में, जो भी उसकी ज्ञानेंद्रिय हैं और कर्मेंद्रिय हैं, उनके सबके बारे में उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका समर्थन करते हुए रूसो कहते हैं, देखिए रूसो ने क्या कहा है, रूसो कहते हैं कि बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। क्या कह रहे हैं ये, कि उसके जो बालक है, बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, कि सोच सकता है और याद कर सकता है। तो देखिए इसी के द्वारा वो क्या कर सकता है, पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। तो इन 15 पॉइंटों से हमने पढ़ा शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। सारी चीज़ें हमने इसके बारे में जान ली, ये टोटल 15 पॉइंट्स के माध्यम से। अब हम पढ़ेंगे शेषावस्था में शारीरिक विकास। देखिए बहुत सारे विकास हैं इसमें, शारीरिक भी है, मानसिक भी है ना, संवेगात्मक विकास भी है। लेकिन आज हम जो ये आज का वीडियो है इसमें ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए, ओनली 2 ही टॉपिक्स लिए हैं। पहला तो हमने पढ़ लिया शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप, और दूसरा टॉपिक मैंने लिया है शेषावस्था में शारीरिक विकास। तो इसमें दूसरा टॉपिक ये है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रह रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लोगों को फ़ायदा इस वीडियो का मिल सके। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पास में आपको एक बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट, शेषावस्था में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। शेषावस्था में शारीरिक विकास में देखिए क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले है भार, वेट। भार को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, वेट कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है भार, वेट। और जन्म के समय और पूरी शेषावस्था में बालक का जो भार होता है ना, वो बालिका से अधिक होता है। देखिए इसमें डिफाइन हो गया, एक तो होता है बालक जिसे हम लड़का बोल सकते हैं, और एक होती है बालिका, ठीक है। तो जो शेषावस्था होती है ना, तो शेषावस्था के समय है ना, जन्म के समय से और पूरी शेषावस्था में बालक का जो भार होता है ना, वो बालिका से अधिक होता है। मतलब किसका भार अधिक होता है, बालक का भार अधिक होता है। किससे, बालिका से। जन्म के समय बालक का भार माना गया है इसमें लगभग 7.15 पौंड। कितना माना गया है, 7.15 पौंड। और बालिका का भार माना गया है 7.13 पौंड, ठीक है। पहले 6 माह में क्या होता है, शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में दुगना हो जाता है। जो बच्चा पैदा होता है ना, तो बच्चे का जब जो भार है ना, पहले जो 6 महीने हैं उसके, तो उसमें तो शिशु का जो भार होता है वो दुगना होएगा 6 महीने में, और 1 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ष में शिशु का भार केवल आधा पौंड प्रति मास के हिसाब से बढ़ता रहता है, और 5वें वर्ष के अंत तक वो 38 पौंड या फिर 38 पौंड से 43 पौंड के बीच में हो जाता है उनका भार, ठीक है। तो ये तो हो गई भार की बात। जन्म के समय भार किसका अधिक होता है, बालक का अधिक होता है, बालिका का थोड़ा कम होता है ना। लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो जन्म के समय और संपूर्ण शेषावस्था में जो बालक की लंबाई होती है ना, वो बालिका से अधिक होती है, ठीक है। किसकी लंबाई अधिक, बालक की लंबाई अधिक। और भार भी किसका अधिक, बालक का अधिक होता है ना। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, बालक की होती है 20.5 इंच, और बालिका की होती है 20.3 इंच। ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा पॉइंटों का ही अंतर है, लेकिन होता है थोड़ा कम, है ना। और ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाए कि शिशु के जन्म के समय किसका भार, वैसे तो इस प्रकार के बनते नहीं है, बाई चांस बन गए क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए कि जन्म के समय और पूरी शेषावस्था में ही किसका भार अधिक होता है, और किसका जो लंबाई है किसकी अधिक होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें देखिए जन्म के समय बालक की लंबाई 20.5 होती है, और बालिका की कितनी होगी, 20.3
3 इंच, ठीक है। अगले 3 या 4 वर्षों में क्या होता है, बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है। मतलब जन्म के समय तो इतनी रहती है ना, बालक की 20.5 और बालिका की 20.3, लेकिन अगले जो 3-4 वर्ष हैं, 3-4 वर्ष की आयु आते आते जो बालिका होती है ना, उनकी लंबाई बालकों से अधिक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए सिर व मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। तो जो देखिए नवजात शिशु होते हैं ना, इनके सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। किसकी, नवजात शिशु के सिर की लंबाई, जो सर होता है ना, उसका हेड होता है, उसकी लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई, जितनी भी उसके शरीर की कुल लंबाई है उसकी 1/4 होती है। पहले 2 वर्षों में क्या होता है, सिर बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पहले जो शुरुआती 2 वर्ष होते हैं ना, 2 वर्ष की आयु तक सिर जो होता है बालक का वो बहुत ही तेजी से बढ़ता है, और उसके बाद क्या होता है, गति धीमी होती जाती है ना। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम। ये आपको पता होना चाहिए कि जो बालक है, बच्चा है, जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क का भार होता है 350 ग्राम, और शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। यह भार 2 वर्ष में दुगना और 5 वर्ष में शरीर के कुल भाग का लगभग 80% हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हड्डियाँ, बोन्स, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है बोन्स। तो नवजात शिशु की जो हड्डियां होती हैं वो छोटी, और संख्या की बात करें तो 270 होती है। कितनी होती है, छोटी हड्डियां होती हैं, और संख्या में 270 होती है। संपूर्ण शेषावस्था में ये छोटी, कोमल, लचीली और भली प्रकार जुड़ी हुई नहीं होती है। जितनी भी देखिए शेषावस्था पूरी चलती है ना 4-5 वर्ष तक, तो उस अवस्था में जो बच्चे की हड्डियां होती हैं वो छोटी होती हैं, कोमल होती हैं और लचीली होती हैं, और अच्छे तरीके से जुड़ी हुई भी नहीं होती हैं उस समय पे, बाद में जुड़ती हैं वो। ये कैल्शियम फास्फेट और अन्य खनिज पदार्थों की सहायता से दिन प्रतिदिन कड़ी होती चली जाती हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अस्थिर अस्थिकरण। क्या कहा जाता है, अस्थिकरण कहा जाता है, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं आप अस्थि निर्माण, अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहा जाता है, ठीक है। बालकों की तुलना में बालिकाओं में अस्थिकरण की गति तीव्र होती है। किसकी तुलना में, बालकों की तुलना में बालिकाओं में, है ना, अस्थिकरण की गति तीव्र होती है। इसके बाद देखिए 5वां पॉइंट है दांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टीथ। तो देखिए जन्म के समय क्या होता है, शिशु के दांत नहीं होते। आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, जब उनका जन्म होता है तो उस समय उनके दांत नहीं होते। 6ठे माह में शिशु के दूध के दांत निकलते हैं। कौन से माह में, 6ठे माह में निकलते हैं। और 6ठे माह से किसी किसी के लेट भी निकलते हैं ना, ऐसा नहीं, लेकिन शुरुआती मोस्टली हो जाती है, लेकिन किसी के 7 महीने में, किसी के 8 में और किसी के 9 महीने में भी दांत निकलते हैं ना। तो सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, और 1 वर्ष की आयु तक उनकी संख्या 8 तक पहुंच जाती है। मतलब 1 वर्ष की आयु तक कितने दांत हो जाते हैं बच्चे के, टोटल 8 दांत, है ना। और 4 वर्ष की आयु तक शिशु के दूध के सभी दांत निकल आते हैं, जो संख्या में कितने होते हैं, 20 होते हैं। मतलब 20 दांत 4 वर्ष की आयु तक बच्चे के निकल आते हैं। दूध के दांत क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, इनको एक बार टूटना होता है। इसके बाद क्या होता है, ये दांत धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और 5वें या 6ठे वर्ष में स्थायी दांत निकलने आरंभ हो जाते हैं, मतलब परमानेंट दांत आने लग जाते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय की धड़कन, हार्ट बीट बोलते हैं जिसे हम, हृदय की धड़कन। तो देखिए जो बच्चा होता है ना, प्रथम माह में शिशु के हृदय की धड़कन लगभग 140 बार प्रति मिनट होती है, जो लगभग 6 वर्ष की आयु में घटकर कितनी हो जाती है, 100 बार प्रति मिनट रह जाती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितनी रहती है, 140, ठीक है, 140 प्रति मिनट, और उसके बाद हो जाती है 100 बार, है ना, प्रति मिनट। अब देखिए नेक्स्ट है शारीरिक अनुपात में परिवर्तन, है ना। आकार में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है, बच्चों के शारीरिक अवयवों के अनुपात में भी परिवर्तन होता है। जैसे जो बच्चा होता है उसकी क्या होता है, जन्म के समय जो बच्चे का सिर होता है उसके शरीर की संपूर्ण लंबाई का 1/4 होता है, अभी हमने पढ़ा ये, है ना। और ये आकार क्या होता है, जो हाथ पैरों की तुलना में अधिक बड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और होता चला जाता है, तो उसका क्या होता है, सिर अपने अनुपात में छोटा होता चला जाता है। और इसी प्रकार से देखिए जो सिर होता है, सिर के अतिरिक्त क्या होते हैं, टांगे और उसकी जो बाजू और शरीर के अन्य अवयव होते हैं ना, उनके अनुपात में भी क्या होता है, तेजी से उसके परिवर्तन होता चला जाता है। इसमें देखिए एक होता है स्नायु तंत्र, जिसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, है ना। इसमें क्या होता है, जब माँ के गर्भ और जीवन के प्रथम 4 वर्ष में जो होता है ना, स्नायु मंडल
स्नायु तंत्र जिसे बोलते हैं तेजी से विकसित होता है ना। इस विकास के फलस्वरूप जन्म से पूर्व ही स्नायु कोशिकाओं की संख्या और आकार में पर्याप्त क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और जन्म के बाद वर्षों तक नवीन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता। 4 वर्ष के बाद क्या होता है, स्नायु संस्थान से संबंधित विकास की प्रक्रिया धीमी चलने लगती है, धीमी चलती रहती है। ठीक है। दूसरा है मांसपेशी तंत्र। तो देखिए मांसपेशी तंत्र क्या, जिसे हम बोल सकते हैं मस्कुलर सिस्टम, है ना। तो जन्म के पश्चात क्या होता है, मांसपेशी तंतुओं का निर्माण नहीं होता, फिर भी उसका समुचित रूप से विकास होता रहता है। मतलब जन्म के समय ये क्या होता है कि जो मांसपेशी तंतु होते हैं, तंत्र होते हैं, इनका निर्माण नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है कि उसका जो विकास है वो होता रहता है, और धीरे धीरे उनकी आकृति, आकार और संरचना में अंतर आता जाता है, और अधिक से अधिक दृढ़ और शक्तिशाली होते जाते हैं वो। इसके बाद देखिए पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। देखिए प्रौढ़ की तुलना में क्या होता है, बच्चों का जो पेट होता है ना, पेट का आकार होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, और जो आपने देखे होंगे बड़ों का पेट तो बड़ा ही होगा, और जो बच्चे होते हैं छोटे हाइट में भी कम होते हैं, है ना। तो उनका क्या होता है, जो पेट का आकार होता है छोटा होता है, और जहाँ प्रौढ़ों का पेट थैले जैसी आकृति का होता है, वहाँ बच्चे का क्या होता है, एक नली जैसी आकृति होती है। जो अंदर का पेट होता है ना उनका, तो वो बहुत छोटा होता है। मतलब जो बड़े होते हैं ना उनका तो थैले जैसी होती है आकृति, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैसी होती है, एक नली के जैसी होती है। ठीक है। इसी कारण से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के पेट में एक साथ मतलब कम, एक बार में कम भोजन आता है। मतलब होता है ना, बच्चे देखा होगा आपने कि बार बार खाते रहते हैं। वो क्यों खाते हैं, क्योंकि उनके एक बार में वो थोड़ा ही खा पाते हैं, इतना नहीं खा पाते जितना बड़े खाते हैं ना। तो बड़े तो क्या करते हैं, एक बार में अच्छे से खा लेते हैं, पेट भर जाता है, उसके बाद वो काफ़ी घंटे तक चला लेते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में थोड़ा सा ही खाना आता है, और फिर उससे क्या होता है कि वो खाना जो मतलब थोड़ा खाना आता है, थोड़ी देर में हजम हो जाता है, फिर उनको भूख लग जाती है। देखा ना आपने, बच्चों को ऐसा होता है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बार बार भोजन ग्रहण करते हैं, बार बार खाना लेते हैं, है ना। चौथा देखिए लिम्फेटिक तंत्र। लिम्फेटिक तंत्र क्या होता है, देखिए इस संस्थान का कार्य क्या है, इस तंत्र का कार्य है अनावश्यक पदार्थ जैसे पसीना, मलमूत्र, है ना, और इत्यादि को बाहर निकालना। इसका क्या कार्य है, लिम्फेटिक तंत्र का, जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं ना हमारे शरीर में, बॉडी में, तो उनको जैसे कि पसीना हो गया, मलमूत्र हो गया, इनको बाहर निकालना, और शरीर के अंदर पैदा होने वाले रोगाणुओं का विनाश करना। और जन्म के बाद से ही इस तंत्र का पर्याप्त विकास होने लग जाता है। जैसे ही जन्म होता है बच्चे का, तो ये जो लिम्फेटिक तंत्र है इसका विकास होने लग जाता है। तो इस पॉइंट के साथ ही जो शेषावस्था में शारीरिक विकास वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम शेषावस्था में मानसिक विकास और सामाजिक विकास देखेंगे बच्चे का। और इस वीडियो ये वाला टॉपिक फिनिश हो गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।